हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग स्टार्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जंतु विज्ञान। इसको मैंने लाइव शेड्यूल किया था भाई, लाइव 10 मिनट चली हुई थी, फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास रोकनी पड़ी थी। इसलिए बहुत बहुत सॉरी आप सबको, आप सबसे मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो मेरी ओर से हुई थी। तो हो जाता है कभी कभी। तो हम रिकॉर्डेड बना के आपको दे रहे हैं लेक्चर। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज़ यहीं से उठ के सीधा आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर है। कोर्स आप जानते ही हो, आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ के स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज जो है ये लास्ट लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8। अब 8th यूनिट जो है, ये कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इन्फेक्शियस डिजीज है और कुछ यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजी है। तो ये फिर से आप समझ लीजिए, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ये दोनों टॉपिक मिला के 7 यूनिट टोटल आपकी बनती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के 4 यूनिट आपकी साइटोलॉजी की हैं, 4 यूनिट है साइटोलॉजी की, 3 यूनिट है जेनेटिक्स की, और लास्ट यूनिट कुछ यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज की है और कुछ में है इम्यूनोलॉजी की, ठीक। उनमें इम्यून सिस्टम पढ़ना है। तो हम दोनों कवर करवाएंगे। ये तो कॉमन है 7 यूनिट, तो ये तो सबको पढ़ना है, चाहे जिस विश्वविद्यालय से हैं आप या उसके अफिलिएटेड कॉलेज से हैं। ये जो 8वीं यूनिट है तो इन्फेक्शियस डिजीज वाली, और सेपरेटली हम इम्यूनोलॉजी की भी आपको पढ़ा देंगे। जैसा कि आपको पता है 3 यूनिट हम साइटोलॉजी की पढ़ चुके हैं, उसमें से उनके लेक्चर भी आपको मिले होंगे। पहली यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट, इस यूनिट के आज हम 50 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक। तो आपको सभी क्वेश्चन याद भी रखने होंगे, चीज़ों को समझो यहाँ पे। तो इसका जो अभी लेक्चर हम लाइव लिए थे उसमें 10 लगभग 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो जो स्टूडेंट उसको देखे थे उस लेक्चर को, उसमें लाइव ज्वाइन थे, तो वो अपना आगे बढ़ा के देख लेंगे लेक्चर, 4 क्वेश्चन छोड़ के। बाकी जो स्टूडेंट नहीं थे लाइव में, तो उनके लिए भाई पूरा फिर से बनाना पड़ेगा ना। तो हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं पहले क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। स्लाइडन एंड स्वान ने, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड मॉर्गन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो भैया आप सब जानते हो कि इसका पहला आंसर करेक्ट होगा। स्लाइडन एक बोटनिस्ट है, मतलब वनस्पति विज्ञानी थे, और स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जंतु विज्ञानी थे, प्राणी विज्ञानी। तो ये दोनों लोग मिलकर सन 1938 में 1938 में सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है, स्लाइडन बोटनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। जस्ट ऐसे ही स्वान ने बताया कि जितने एनिमल होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल के उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर संगठित होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इन दोनों लोगों की दृष्टि से ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, पेड़ पौधे, या फिर एनिमल्स हो, जंतु, सभी सेल से मिलकर बने। इसी को कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, निम्न में कौन सा सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, या फिर लाइकेन। तो आप सबको पता है भाई, वायरस जो होते हैं वो एसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एसेल्यूलर, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अकोशिकीय। कैसे होते हैं, अकोशिकीय। जब कोई ऑर्गेनिज्म एसेलुलर है, अकोशिकीय है, तो सेल थ्योरी कैसे उस पर काम करेगी। बस सेल थ्योरी के लिए तो सेल होना जरूरी है। अब ये एसेलुलर है, ये इसमें सेल होती ही नहीं, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है वायरस, ठीक। ये याद रखना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें पहले से ही टिक लगा है, इस टिक के चक्कर में आप मत रहिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही पे ही लगा हो। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। ये जो टिक लगा है पहले से, ये गलत भी लगा हो सकता है, तो आपको अपना उत्तर देखना है और मैच करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग, किसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न करती है? सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम या नन ऑफ दीज? तो आप सबको पता है भाई, सेल वॉल देखो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में हो सकती है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में बात करें बैक्टीरिया की तो उसमें भी सेल वॉल है। यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें फंजाई आता है, यूकैरियोटिक में आता है फंजाई। प्लांट भी आते हैं तो इनमें भी तो सेल वॉल होती है। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, पता है ना। और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपोलीपेप्टाइड की बनी होती है। सभी चीजें याद हैं, पढ़ाया था ना क्लासों में, अगर क्लास किए हो तो पता होगा। तो सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति, ये भाई यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में होती है, तो इसके आधार पे हम अंतर नहीं कर सकते। बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके आधार पर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो केंद्रक झिल्ली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सिर्फ यूकैरियोट में होती है। किसमें होती है? यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु प्रपोज द थियरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? मतलब यह सिद्धांत किसने दिया कि एक कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है? भाई इसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, स्लाइडन और स्वान ने यह बताया था कि जितने ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो सेल होती है वो आखिर सेल कैसे बनी, नई नई सेल्स कैसे बन जाती। ये बताया था रूडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चो ने बताया था, आर विर्चो। ठीक, रूडोल्फ विर्चो ने बताया था सन 1955 में। ये सभी याद रखना है आपको, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, एडिशनल चीजें भी याद रखना है। मेन मतलब तो यही है भाई हमारे साथ क्वेश्चन करने का, वरना तो ये आपको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं उसमें क्वेश्चन कर लेते हो। लेकिन इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो हम ही बताएंगे आपको, इसलिए आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टिक लगा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके चक्कर में मत रहो। हम जो बता रहे हैं उसको समझो। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने सन 1955 में। इनके अनुसार जो नई नई सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं? पहले से उपस्थित जो सेल होती है उसी से नई सेल्स बन के डिवाइड होके आती हैं। आप जानते ही हो, फोर्थ यूनिट भी पढ़ना है आपको, सेल डिवीजन। समझ रहे हो? उसमें बताएंगे कि कैसे एक सेल से दो तीन सेल्स बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is seen only in prokaryotic cell? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देने वाली संरचना कौन सी है? डिक्टियोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताइए कौन सही है भाई इसमें से? डिक्टियोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सिर्फ प्रोकैरियोट में पूछा है। देखो, रेटिकुलम जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ यूकैरियोट में मिलते हैं, प्रोकैरियोट में मिलते ही नहीं। बात करते हैं हम डिक्टियोसोम की, तो डिक्टियोसोम किसमें होते हैं? प्लांट में होते हैं, और प्लांट प्रोकैरियोटिक तो है नहीं। इसने पूछा कौन सी चीज प्रोकैरियोट में मिलती है? राइबोसोम। ये बात सही है, प्रोकैरियोट में ये पाए जाते हैं, प्लस यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। इसने पूछा है ओनली सीन ओनली इन प्रोकैरियोट, तो सिर्फ प्रोकैरियोट में पाई जाने वाली चीज जो है वो है मीजोसोम्स। क्या होती है? मीजोसोम। और इस मीजोसोम पे काम, इसके काम बहुत ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ये देखो, सेल डिवीजन में भी भाग लेता है, सेल डिवीजन में भाग लेता है, और रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी भाग लेता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं मीजोसोम के, तो सिर्फ ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। याद कर लो, रट लो, इसके काम भी बहुत सारे होते हैं, काम पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये सभी चीजें नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट? निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोट है? वायरवाइट, एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा? जल्दी से बताइए इनमें से कौन है? वायरवाइट, एल्गी, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा?
तो आप सबको पता है वायरॉइड ए सेलुलर होते हैं। वायरॉइड कैसे होते हैं? ए सेलुलर, कहने का मतलब ये अकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय। एल्गी जो हैं, एल्गी, एल्गी कुछ प्रोकैरियोट हो सकते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, लेकिन मैक्सिमम कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। इसीलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम यूकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट ही होता है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा बैक्टीरिया। अब भैया इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, माइकोप्लाज्मा को लगाएं या फिर एल्गी में भी कुछ ऐसी एल्गी होती है जो प्रोकैरियोट होती है जैसे साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोफाइसी होता है ना क्लास एल्गी का, साइनोफाइसी, जिसमें आपका आता है वो साइनोफाइसियन सेल्स होती है ना, नोस्टोक है, एनाबीना, नोस्टोक, साइटोनिमा, ओसिलेटोरिया, तो ये सब प्रोकैरियोटिक ही तो होती है। तो इसमें फंसना नहीं है आपको, मेनली आपको बैक्टीरिया को ही टिक करना है, क्योंकि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं सभी प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक, तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बैक्टीरिया। ठीक, ये याद रखना है आपको। चलिए भाई हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट में निम्न में से किसका अभाव होता है? इनमें से कौन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? भाई माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कहाँ पाई जाएंगी? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है। प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मेसोसोम करते हैं, अभी बताया था ना आपको। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से किस युग्म का ठीक प्रकार से मेल नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। अब इसमें कई सारे ऑप्शन है, पढ़ना है आपको। क्रिस्टी, क्रिस्टी के बारे में जो लिखा है क्या वो सही है? द cells formed by the folding of inner membrane of the mitochondria, yes correct, एकदम करेक्ट। आपको पता है इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरीके से फोल्डिंग आ जाती है। ये जो फोल्डिंग होती है इसी को तो बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा बोलो या क्रिस्टी? क्रिस्टा, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्रिस्टा होता है, क्रिस्टा। तो इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग आ जाती है उसी को हम क्रिस्टा बोलते हैं। तो ये तो बात सही है, और आपको ढूंढना है नॉट करेक्टली मैच्ड, जो गलत ऑप्शन हो वो ढूंढना है। ठीक, सेकंड है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट्स। नहीं भाई, प्लाज्मोडेस्माटा एक मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को सराउंड किए रहती। नहीं भाई, प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये कनेक्शन होते हैं, सेल्स के बीच के कनेक्शंस होते हैं। तो ये बात गलत लिखी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो, जैसे ग्रेना, ग्रेना अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क, यस, इन साइटो, इन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ग्रेना, ग्रेना जो है, आप थैलेक्वाइड जानते हो ना, थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड जो होते हैं, थैलेक्वाइड में होता है ग्रेना, ग्रेना लेमेली। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला है मिडिल लेमेला, मध्य पट्टिका क्या होती है? लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल्स इन प्लांट्स ड्राइव फ्रॉम सेल प्लेट। यस, ये भी करेक्ट है। सेल डिवीजन में और डिटेल में ये चीज पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो इसमें ये वाला गलत था, बी वाला प्लाज्मोडेस्माटा की डिफिनेशन गलत लिखी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कई सारे टिक लगे मिलेंगे आपको, तो टिक पे फिर मैं कह रहा हूँ मत जाओ, तुमको चीजें सीखना है ना, चीजें सीखिए हमारे साथ में, वो इम्पोर्टेंट है। और यही मॉडल पेपर 2021-22 में लोगों को मैंने करवाया है और 90% वो लेके आया है। समझ रहे हो ना इस चीज का, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वो अगर सब आप याद करके जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं छूटेगा, ये पक्का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज।
अरे भैया आंख मूंद के मारोगे, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ही तो पढ़ रहे हो ना। सेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी तो बोलते हैं। द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण जो होता है किससे प्रदर्शित किया जाता है? एंगस्ट्राम, मिलीमीटर, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर? जल्दी बताइए। एंगस्ट्राम, मिलीमीटर, नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर? तो यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखा है। यस, माइक्रोमीटर में सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं साइज में, इसलिए इनको माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादातर 2 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई? कवक तथा जीवाणुओं की संरचना के लिए निम्नलिखित में से क्या सही? इसमें थोड़ी चीज हिंदी वाले में लैग कर गई। सेल वॉल लिखा ना यहाँ, कहीं कोशिका भित्ति लिखा ही नहीं। ठीक है, तो हमको बैक्टीरिया और कवक की, जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल से रिलेटेड बातें देखनी, कौन सी सही है कौन सी गलत है, करेक्ट ढूंढना है। बोथ आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, बात गलत है। ना तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज की बनी, ना ही फंजाई की। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती, फंजाई की काइटिन से। बोथ हैव म्यूकोपेप्टाइड, नहीं, ओनली बैक्टीरिया हैव म्यूकोपेप्टाइड। चलिए अगले क्वेश्चन, मतलब अगले ऑप्शन पे, इसी क्वेश्चन का जो अगला ऑप्शन है उस पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 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 यहाँ, यस, बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। बोथ आर बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। अब देखो यहाँ थोड़ी सी समस्या है बाबू। जो फंजाई होता है, फंजाई, फंजाई की सेल वाल जो होती है, सेल वाल वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब काइटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक। और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है कुछ मात्रा में उसमें भी पाया जाता है। तो समस्या यही है कि भाई ये दोनों जगह मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और इसको शॉर्ट में है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन को नैग लिखा जाता है। और ये एक और इम्पोर्टेंट है, नैग, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फंजाई में सिर्फ ये मिलेगा और बैक्टीरिया में दोनों मिलते हैं। एन एसिटिल, बैक्टीरिया की जो सलवाल है उसमें एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, नैग, नेम याद कर लो, नैग नेम, नैग नेम, नैग नेम। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, बोथ आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, बट in case of fungi, cell wall made up of only N-acetyl glucosamine, not N-acetyl muramic acid. Okay. चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ, जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती? भैया रट लीजिए, पक्का आएगा, हम बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। क्या भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमने आपको क्लास में बताया था, इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर होती है। क्या होती है? लिपिड की बाइलेयर बनी होती है, जिसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, और बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल के, यहाँ पे प्रोटीन इंट्रिंसिक हो सकती है, जो बीच में धसी हुई, इन दोनों के बीच में रेड कलर से मैंने बना दिया, यहाँ पे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकता है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी इस पे इस तरीके से लगी हो बाहर की ओर। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है। तो इसमें देखिए कौन सी सही है। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर, हट, ये कहा होगा वे, फॉस्फोलिपिड कैसे प्रोटीन में धसे होंगे? अरे भाई फॉस्फोलिपिड की तो बाइलेयर बनी हुई है, उसके अंदर प्रोटीन धसे हुए हैं, उल्टा हो जाएगा। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज राइट, बिल्कुल करेक्ट है। ये दो लेयर होती हैं आपके फॉस्फोलिपिड की,
एक ये वाली है और एक ये वाली, और इनके बीच में देखो ये प्रोटीन्स धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो राइट आंसर है सी। इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा भैया, जरूर आता है। सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन खूब आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। अभी तो बताया भैया फास्फोलिपिड। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? फास्फोलिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है? फास्फोलिपिड्स की। क्वेश्चन नंबर 14, कीपिंग इन व्यू ऑफ द फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक, अगेन सेल मेम्ब्रेन पे है क्वेश्चन। फ्लूइड मोजेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other? डिस्क्राइब ए फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। इसको फ्लिप फ्लॉप मोमेंट भी बोलते हैं। मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल की दृष्टि से जो मोमेंट होती है एक सेल मेम्ब्रेन, जो लेयर होती है प्रोटीन की लिपिड लिपिड के लेयर के ऊपर जो मोमेंट है उसके बारे में बताना है। व्हिल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैन नॉट। भाई ऐसा तो होता नहीं, लिपिड भी करते हैं। नाइदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, ऐसा भी गलत है। क्या भैया कोई भी नहीं मूवमेंट करते हैं? मूवमेंट होती है। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, गलत। फिर लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन्स कैन नॉट। मतलब प्रोटीन बीच में इस तरीके से धसी रहती है, बाकी जो ये इसके आस पड़ोस में लिपिड की बाइलेयर होती है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो सेल्स है थोड़ा उस लचीलापन होता है उसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब ये ट्रांसपोर्ट से है रिलेटेड क्वेश्चन। किससे है ये क्वेश्चन? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह यही सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं भाई, जितने पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट होता है इनमें। ठीक है, सक्रिय परिवहन मतलब जिसमें एनर्जी यूज होती है उसी को बोलते हैं ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी जरूरत होती है भाई इसके लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। सेकेंड है इसमें प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नहीं भाई, प्रोटीन इतना थोड़ी ना होता है। प्रोटीन वही मान के जो 40% के लगभग होता है, बाकी 60% जो है आपका वो क्या होता है? बस 40 से 45% प्रोटीन होता है, 60 से 65% आपका क्या होता है? 55 से 60% आपका फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन में 40% होता है सिर्फ प्रोटीन, बाकी लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको। दो ऑप्शन उसमें लाते हो सर, दो इसमें लाते हो, खूब इधर उधर गोल गोल घुमाते हो। यस, चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट। मतलब ये पोलर एंड अंदर होता है बाकी बाहर नहीं, ये तो उल्टा बना दी लाइन गलत लिखी हुई, तो गलत हो गया। Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, that is right, yes correct। और इसने कब किया था? सन 1972 में। कब किया था? सन 1972 में। सन सबके याद रखो, कभी कभी पूछ लेते हैं अगाधे। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1972 में फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज किया था। ये थ्योरी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैप जंक्शन पे सेल क्वेश्चन पूछा गया है। गैप जंक्शन क्वेश्चन आएगा, टॉपिक है आपके सिलेबस में। द टाइप ऑफ सेल जंक्शन व्हिच फैसिलिटेट्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन। बताइए क्या बोलते हैं उसको? तो आंसर सब लोग जानते ही हो, बस याद कर दो इसकी डिफिनेशन। इस तरह का कोशिका संबंध जो एक कोशिका से दूसरी में संचार के लिए जिम्मेदार होता है। एक सेल से दूसरी सेल में पदार्थों के मूवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, संचार के लिए, उसको क्या बोलते हैं?
क्या भैया उसको तंग जंक्शन बोलते हैं, टाइट जंक्शन, या फिर अधेरिंग जंक्शन, या गैप जंक्शन, या डेस्मोसोम्स, उसको बोलते हैं हम गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन, दरार जंक्शन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम का किससे संबंध है? डेस्मोसोम का संबंध किससे होता है? सेल डिवीजन से, सेलुलर एक्सक्रेशन से, एक्सक्रेशन, या फिर साइटोलिसिस से, या फिर सेल अधेरेंस से? बताइए बताइए भैया। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, भाई डेस्मोसोम क्या है? डेस्मोसोम जो होते हैं ये भी एक टाइप के चैनल टाइप होते हैं और कनेक्शंस जोड़ते हैं सेल के बीच में। तो ये सेल अधेरेंस होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका आसंजन में हेल्प करते हैं, कुछ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऑन विच सरफेस ऑफ सेल, ये क्या लिखा हुआ है भाई? ऑन हिच सरफेस ऑफ सेल, हाँ डोनन, क्या लिखा है यहाँ पर? डोनन, डोनन इक्विलिब्रियम अकर्स, मतलब कोशिका की किस सतह पर डोनन साम्यावस्था पाई जाती है? डोनन साम्यावस्था किस सतह पर पाई जाती है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following does not require carrier molecules during transport through the cell membranes? निम्न में से किसमें कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए। साधारण विसरण में, मतलब सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब सहज विसरण, या जिसको सुसाध्य विसरण भी बोलते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका कहने का मतलब एक्टिव है, सोडियम और पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट जो है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स, मतलब शर्करा और अमीनो अम्ल का सक्रिय आवागमन, किसमें मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती है? जल्दी से बताइए भाई। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन। जो साधारण विसरण है इसमें किसी भी कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती है, मतलब वाहक प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चैनल वगैरह की जरूरत नहीं होती है, सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वहां पे मूवमेंट होती है। जो सिंपल डिफ्यूजन अभी मैंने बताया आपको, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन साधारण विसरण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साधारण विसरण। तो साधारण विसरण में क्या होता है? नो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, नो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल ऐसे ही विसरण, यहाँ पे साधारण विसरण ऐसे ही संपन्न हो जाता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स controls the transport of the material into and out of living cells और controls permeability? निम्न में से कौन सी संरचना या रचना जीवित कोशिकाओं में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रण करती है अथवा उसकी पारगम्यता को नियंत्रित करती है? तो ये तो सेल मेम्ब्रेन होती है। कोई भी सेल है तो सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी के थ्रू तो चीजें अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन ही इसको कंट्रोल करती है। चीजों को अंदर आने और बाहर जाने में कौन कंट्रोल करता है? अरे भाई कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन ही तो करती है कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ट्रू इज, सॉरी ट्रू नहीं, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज। झिल्ली विहीन संरचना कौन सी होती है? ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन है? सेंट्रियोल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो भैया सेंट्रियोल हो गया, ये केंद्रिका है आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर जो पदार्थ मिलता है ना वो। और राइबोसोम, ये सभी कैसे होते हैं? झिल्ली विहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। कौन सा आंसर राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, कई बार बताया हूँ। ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन, प्रोलीन अमीनो एसिड है, ग्लाइकोलिपिड कभी कभी मिल जाएंगे। फास्फोलिपिड भी मिलेंगे। भाई लिपिड तो होता ही है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल बीच बीच होते हैं, लेकिन प्रोलीन एक अमीनो एसिड है तो ये उसमें भैया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस ऑफ सकिंग अ फ्लूइड फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड। कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव के चूसण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव्य के चूसण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, साइक्लोसिस या फिर ओस्मोसिस। तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। देखो ये एक सेल द्वारा जब फ्लूइड सकिंग चीजें, मतलब कैसी चीजें हैं, सक की जा रही है, फ्लूइड मटेरियल जब है, तरल पदार्थ सेल के अंदर खींचा जाता है उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यही प्रोसेस जब चीजें अंदर सेल के खींची जाती हैं लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल। अगर सॉलिड पार्टिकल हुआ, ठीक है, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर अंदर जाने वाला पदार्थ लिक्विड है, तरल है, अगर ये तरल हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आप लोगों को। तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि वरना क्लास ये बहुत लंबी हो जाएगी भैया, क्लास लॉन्ग हो गई है। और हम आपको अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब आगे के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग मस्त कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगली क्लास में मुलाकात कर